मैं बात कर रहा था हमारे आपके बीच में बिजली, हम ये अफसोस है हम लोगों के लिए अफसोसजनक बात कि हम पावर हब में बैठे हैं, ऊर्जा धानी जिसको हम कहते हैं, स्वयं कह कह के खुश हो लेते हैं। ऊर्जा धानी कैसी आपको भी पता है, हमारे आपके बीच में अक्सर व्यवधान बिजली विभाग पैदा कर दिया करता है। हम बात कर रहे थे चंद्रयान की, और रूस ने जो एक लूना 25 भेजा था चंद्रमा पर, तो उनका लूना 25 क्रैश हो गया, लेकिन हमारा चंद्रयान अभी भी अपनी दिशा पे है, और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि कुछ घंटे बाद वो लैंड कर जाएगा वहाँ, और भारत पहला, विश्व में पहला स्थान प्राप्त करेगा उस छोर में, दक्षिणी किनारे में शायद ये उतारा जाएगा पहली बार, साउथ जोन। तो सीधी सी बात है कि हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हम पहले उतरेंगे। लेकिन थोड़ा निराशावादी बातें इसलिए होती हैं कि चांद पे जो कुछ है वो किसी देश का नहीं है, अभी पूरी दुनिया का है। वहाँ कोई ऐसा नहीं कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तो ये बॉर्डर है, तो वो जाता रूस का, अगर लूना भी वहाँ सफल हो जाता तो कुछ नई जानकारी मिलती। खैर, चंद्रयान तो अभी यही है, और इस समय भारत दुनिया का केंद्र बिंदु बना हुआ है, वर्षों से रहा है, सदियों से रहा है, लेकिन अभी थोड़ी सी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो, या ये कह लें कि राजनीतिक रूप से थोड़ा सा मजबूत हुए हैं, तो उसके कारण भी हमारे ऊपर नजरें टिकी हुई। क्या कहना चाहेंगे धर साहब आप इसमें? बहुत निराशाजनक है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि वो लूना जो है वो गिर गया। बहुत 40-45 साल बाद रूस ने भेजा था अपना एक यान, और जो आपने बोला कि हमारा वाला कछुए की चाल से चल रहा है, उनका एक्सप्रेस चल रहा है, इसी में बत्ती चली गई थी उसी समय में। तो उनका देखिए, वो अभी भी चाहे कुछ बोल लें, हमारे से स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। तो उनका बहुत पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली इंजन था उसका, इसलिए वो जल्दी तेजी से पहुंचा, और वो आज लैंड करने वाला था। मतलब हमारे से, हमारा 23 तारीख बताया जा रहा है, और उसका आज 21 को या 22 को लैंड करना था। खैर, अब जो भी कोई, कहीं ना कहीं इसमें हजारों पार्ट्स होते हैं और लाखों कैलकुलेशन, करोड़ों कैलकुलेशंस होती हैं। कोई भी एक कहीं हल्की सी भी गड़बड़ हो गई तो वो खराब हो गया और वो गिर गया। और हमारा चंद्रयान जो है अभी कछुए की चाल से भले ही चल रहा है, तो लेकिन लग रहा है कि जीतेगा, इस दौड़ को जीतेगा। और हम सब आशा लगाए बैठे हैं कि बहुत बढ़िया से, जैसे पहले वाले चंद्रयान लैंड किए हैं, उसी तरह से ये भी लैंड करेगा। और इसरो को और हमारी सरकार को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब मना रहे हैं कि चंदा मामा, जिनको हम बचपन में सुना करते थे ना, नानी दादी कहा करते थे कि चंदा मामा है, तो चंदा मामा अपने भांजों के ऊपर कृपा करेगा और हमारी याचना को स्वीकार करेंगे, और अपने अंदर जो उनके रहस्य छिपा हुआ है उसको उजागर करने में चंद्रयान को मदद करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। कश्मीर के ये चेहरे पत्थरबाजों के रोल मॉडल थे, आज युवाओं को सही राह पर ला रहे हैं। खबर है, क्योंकि कश्मीर का मामला और पाकिस्तान का मामला आ जाए और धर साहब बैठे हम उस पर चर्चा न करूं, तो ऐसा आप भी जानते हैं संभव नहीं है। मैं इसी खबर से उस खबर को भी जोड़ रहा हूं, जो एक अंदर खबर लगी है कि पाक राष्ट्रपति का इमरान के लिए यू टर्न, मुश्किल में सरकार। अब वहाँ जो अभी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं कार्यवाहक, उन्होंने यासीन मलिक, जो आजीवन कारावास की सजा तिहाड़ में काट रहा है, उसकी पत्नी को, जो पाकिस्तान मूल की है और 20 वर्ष छोटी है, यानी यासीन मलिक ने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी किया, 8 साल उसके साथ रहा, एक बच्ची की माँ बनाया, अब उसको पाकिस्तान में अपना एजेंट बना के बैठा दिया है। ये दोनों खबरों को अगर हम जोड़ें तो सीधी सी बात है कि कश्मीर का ही मामला, पत्थरबाजों को रोल मॉडल थे, आज युवाओं को सही राह पर ला रहे, खबर यह है। दूसरी तरफ पाकिस्तान हड़बड़ाहट में कुछ ऐसे कदम उठा लेता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दरार है वो थोड़ी सी जब ठीक होने लगती है, तो फिर कुछ हरकत पाकिस्तान ऐसी कर देता है कि भारत की भौं फिर तन जाया करती है। तो ये कुल मिला के ये क्या उसकी आदत है कि इसके कुत्ते की दुम जो बोलते हैं ना 12 साल नली में रखी फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। नहीं, बात आपकी सही है। देखिए, उनका वहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं, उनकी रोजी रोटी ही कश्मीर है मुद्दा, और भारत के विरुद्ध विश्वमन करना, वो उनकी रोजी रोटी है, चाहे कोई भी आ जाए। इसलिए मैं तो उसकी तरफ अब ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि जो पाकिस्तान से लगातार वीडियो आ रहे हैं और पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल के खबरें आ रही हैं लगातार,
उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। और बलूचिस्तान में और कश्मीर में तो मोदी 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 लाओ के नारे भी लग रहे हैं। और वहाँ की साधारण जनता बार बार बोल रही है कि हम पाकिस्तानी जो हैं अपने को यही घृणा की और नफरत की राजनीति कर करके हमने अपने को बर्बाद कर लिया है, और अब हमको भी मोदी जैसा ही लीडर चाहिए। इसलिए मैं उसको मानता ही नहीं। उनके जो वो कर रहे हैं वो सब उनके वो अंधेरे में अभी तीर चला रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या करना है। बाकी जहां तो ये रोल मॉडल वाली बात है, इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत साल पहले मैं भी उस समय मोदी सरकार को और मोदी भाजपा को सही नहीं समझता था जब उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन धीरे धीरे मैं, क्योंकि कश्मीरी हूं तो कई तरह की खबरें आती हैं, तो ये पता चला कि भाजपा किसी भी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में घुसना चाहती थी, जिससे अंदर के जो भेद हैं वो सब के सब निकले। और वो जब निकल गए तो उन्होंने मुफ्ती को, महबूबा को साइड में कर दिया। और ये जो आज पत्थरबाज रोल मॉडल थे, आज उन्नति की राह पे चल रहे, इसमें भारतीय सेना और कश्मीर की पुलिस और वहां के साधारण नागरिकों ने बहुत बलिदान दिए हैं। जी जी जी। और बहुत ही ज्यादा धैर्य दिखाया है। समय समय पे जहां पे उनको पत्थर पड़ रहे थे, उनको मार पड़ रही थी, उस मार को चुपचाप खाया, लेकिन धीरे 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 लोगों को समझाया कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। आज साधारण कश्मीरी बहुत प्रसन्न है। 370 हट गया, 35 से हट गया। और आज कश्मीर में जो हमारे जो रिश्तेदार और जो हमारे मित्र गण बताते हैं कि वो पुराना वाला, आज से 30-40 साल पहले वाला कश्मीर, जहां लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं, और जहां पर्यटक पहुंचेगा वो संसार का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। टूरिज्म या पर्यटन संसार की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। खुल के पैसा खर्च करते हैं लोग, और वो ही पैसा ऐसा है, पर्यटन का पैसा, जो साधारण आदमी को जाता है। बाकी आप दवाई खरीदेंगे, आप कार खरीदेंगे, आप हवाई जहाज खरीदेंगे, या आप कपड़े खरीदेंगे, वालों के पास वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास है, बड़े बड़े शोरूम वालों के। लेकिन जब वहां आप नाव में जाएंगे, आप साधारण रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, किसी टैक्सी वाले को लेंगे, आप कहीं वहां सामान खरीदेंगे, तो वो सब साधारण आदमियों को जाता है। और जब साधारण आदमी को पैसा मिल रहा है तो वो क्यों नहीं वो तारीफ करेगा। खुल के तारीफ कर रहे हैं आज, वह उसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। और ईश्वर करे कि यही इसी प्रकार चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 15 अगस्त को एक सीन जब उसमें चैनलों में देखा और अखबारों में उस वो दृश्य छपा, फोटो छपे, तो बड़ी सुखद अनुभूति हुई कि आज के तकरीबन 32-35 साल पहले मुरली मनोहर जोशी जी थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने तिरंगा फहराने का एक प्रयास किया था। पद यात्रा करते और गाड़ियों से गए, तो क्या व्यवस्था थी उसकी मुझे आज भी याद है। उस समय लखीराम अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर थे, उन्होंने संस्मरण सुनाया था। मैं भी उस संस्मरण सुनने वालों में शामिल था, जिसमें वो बताया कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग किसी दूसरे देश में जा रहे हैं और चारों तरफ से दुश्मन है हमारे। चारों तरफ से दुश्मन है, पता नहीं कहां से गोली चले और हमारा हलाक कर दिए जाए, मार दिए जाए। बिल्कुल एक वातावरण वो उनके बताए अनुसार मैंने महसूस किया था। और एक वातावरण अभी 15 अगस्त को देखा कि कैसे लोग वहाँ खुलेआम झंडा फहरा रहे हैं, वंदे मातरम गाया जा रहा है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि फिजा बदली। और आप तो चूंकि कश्मीर से हैं, इसमें तो मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा जी, जो कि धीरे से पृष्ठभूमि में चली गई जी। मुहर्रम का जुलूस निकला जी। और मेरे को याद है, मैं छोटा होता था, शायद मैं 6-7 साल का होऊंगा, कि मैंने जिंदगी में पहली बार मुहर्रम का जुलूस देखा था जी। कैसे लोग अपने आप को कोड़ों से मार रहे थे या हसन हुसैन के विलाप कर रहे थे। वो बहुत छोटा था, मैं तब देखा था। और वो धीरे 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 ये आतंकवाद की भेंट चढ़ गया और वो खत्म हो गया था। अभी मुहर्रम पे वो भी निकला था जुलूस, बहुत 30 या 40 साल बाद निकला था। मुहर्रम का जुलूस का मतलब है
उसमें, क्योंकि लगभग तो वहां सारे मुसलमान हैं, जी, जी। 99% मुसलमान है। इसका मतलब साधारण आदमी जो वहां का है वो उसमें शामिल हुआ। ये जो 15 अगस्त का जो आप बता रहे हैं, इसमें आर्मी भी थी, पुलिस भी थी, साधारण आदमी भी था, बाहर से गए हुए लोग भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, सब थे, और प्रोटेक्शन भी था। लेकिन उस मुहर्रम के जुलूस में एकदम साधारण आदमी था, मतलब शांति वापस आ गई है। जी। और हमारे राजनीतिज्ञ भी गए थे कि लद्दाख वगैरह गए थे और खूब मस्ती वस्ती करके आए थे, गुलमर्ग गए थे, मस्ती वस्ती करके आए थे। जी, जी, तो उनको भी समझ आ गया होगा कि आज जो कश्मीर है उसमें कितना बड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बदलाव, इसी बदलाव से घबरा करके तो पाकिस्तान छेड़ रहा है कि कुछ ऐसा करूं कि फिर से कश्मीर के बारे में भारत में चर्चा होने लगे, फिर यूएनओ में बात जाए, विदेशों में बात जाए, दूसरे राष्ट्र भी जो हमारे साथ एक दो राष्ट्र हैं जो जिनका ताल्लुक हमारे साथ ठीक नहीं है, उनको भी मौका मिले, उनकी तरफ से भी बातें हैं। उसे पता है कि इसके बाद उनके कब्जे में जो पाकिस्तान है और कश्मीर जो उनके कब्जे में, कश्मीर उनके पास जो है, वो हमारे पास आए, वो जो आधा पाकिस्तान बना हुआ है, इस तरफ भी भारत ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो लगता है कि उसको रोकने के लिए ये अपनी उनकी आखिरी कोशिश है। देखिए, भारत का या हिंदुओं का जी, विस्तारवादी नीति कभी नहीं रही है। दुर्भाग्य है ये भी जी, क्योंकि विस्तारवादी नीति न होने के कारण हमारा ही जो है हिस्सा जाता गया। लेकिन अगर आज भारत सरकार चाहे और अगर थोड़ा सा बढ़ के आगे निकले तो कश्मीर और बलूचिस्तान कल हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। वहाँ की जो हालत है, वहाँ के जो लोग हैं, वो दौड़ के जुड़ना चाहते हैं भारत के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो बड़ी स्वर्णिम परंपरा है। अगर हम इतिहास में देखें तो बाली को हरा करके सुग्रीव को राज भगवान राम ने दिया था, रावण को हरा करके विभीषण को राज दे दिया था, बांग्लादेश को जीत करके हमने उसको बांग्लादेशियों को दे दिया। ये प्रमाण है हमारे, लाहौर तक पहुंच के हम लोग वापस दे दिए सारा। ये हमारी परंपरा है। लेकिन हम हमारे बीच में ही शामिल हुए किसी और जगह से आए हुए लोग जब हमसे अलग हो गए तो किस तरह का भेदभाव कर रहे हैं ये सब दिख रहा है। लेकिन बहुत दिन नहीं चलने वाला ये। तो परिहास में लोग कहते हैं कि जो जन्म लेता है वो मरता भी है। तो भारत ने तो कब जन्म लिया कोई जानता ही नहीं है। पाकिस्तान में जन्म लिया है तो मरेगा ही। सनातन का देश है ये। तो उसके साथ ये होना ही है। जमीन पर चीनी कब्जा न होने का केंद्र का दावा झूठा। राहुल गांधी कल वो वहाँ लद्दाख में थे और वो मोटरसाइकिल से भी गए और वो सारी चीज़ें हमने आपने देखी है और उस पर खूब चर्चा भी हुई। उनकी सड़क पर भी टिप्पणी हो रही थी कि 2022 में तो शाहरुख उस पर चले थे या इस सरकार के आने के पहले भी सड़क बन गई। तमाम तरह बातें वो चलता है राजनीति में। लेकिन इन्होंने जो कहा कि ज़मीन पर चीनी कब्जा न होने का केंद्र का दावा झूठा है, यानी चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, ये कहना है राहुल गांधी जी का। ये आरोप प्रत्यारोप माना जाए कि इसमें कहीं कुछ सच्चाई भी है? कभी कभी सच्ची बात भी कही जाती है। देखिए, मैं इन चीज़ों के बारे में मैं किसी का भी जी कोई भी कुछ बोल ले, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। क्योंकि जमीन तो गई है जी, चीन की तरफ गई है पहले और वो बहुत पहले चली गई है जी, 62 में और खुल के गई है। जी। कुछ दे दी गई है, कुछ छीन ली गई है। इसलिए अब इस पे आज बहस करना, वो 1 किलोमीटर तुमने दी कि 10 किलोमीटर मैंने दी कि 15 किलोमीटर आज उनके पास है, वो मीनिंगलेस है। वो बिल्कुल उसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, जो जमीन उनके पास है उसको वापस कैसे लेना है, इस पे सोच की जरूरत है। तूने किया कि नहीं किया ये नहीं है। मैं इसके लिए आपको ये बोलता हूँ ऐसा करिए और मैं ये करने को तैयार हूँ, वो बोलने वाला हमको चाहिए। ये जमीन गई नहीं गई वो सब नहीं, मैं तो उसको कोई वक्त ही नहीं देता। जी, खैर जो हालात आज की तारीख में देश के हैं, हम भी 60 को पार कर गए हैं। युद्ध कुछ बचपन में हमने भी सुना था लोगों से कि युद्ध हो रहा है 71 का या 62 में तो पैदाइश ही है। फिर कारगिल तो हम आपने सबने देखा है। भारत की स्थिति उस समय जो थी 71 में, जो हालांकि उस समय हम जीते थे भारत से, पाकिस्तान से, लेकिन उसके बाद स्थिति हमारी कमज़ोर हुई। तमाम तर उसमें आरोप फोर्स और ये सारी चीज़ें आती रहीं। सेना के पास हमारे आयुध ज़्यादा नहीं थे। कहा जाता था कि अगर कोई युद्ध हो पूरी शक्ति से लड़े तो 16-18 दिन का हमारे पास था। तो आज वो स्थिति नहीं है। आज हम इतने सशक्त हैं कि अगर हम दोनों तरफ से लड़ सकते हैं, पाकिस्तान से भी लड़ लेंगे, चाइना को भी रोके रखेंगे। चांद चीज़ स्वाभाविक है, चाइना हमसे बड़ी ताकत है,
लेकिन उसकी भी औकात इस वक्त नहीं है कि भारत के ऊपर वो किसी तरह का हमला करके पहले जैसी स्थिति जो उसने एक बार अपनाई थी या स्थिति पैदा की थी, वो स्थिति अब भारत के सामने नहीं है। डर की स्थिति खत्म हो गई है। जी। क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन जो डर था, हाय वो मार देगा, वो परमाणु बम फेंक देगा, वो खत्म हो गया है। हमारे पास भी है, हमारे पास भी है। और मेरे को तो मोदी जी का बहुत अच्छा लगा, 3-4 साल पहले की बात है, वो ज्यादा नहीं बोलते इस मामले में, वो तो बार बार बोल रहे थे परमाणु बम परमाणु बम। ये बोले परमाणु बम हमारे पास भी है, वो दिवाली के लिए थोड़ी रखे हुए हैं हमने। हाँ, राहुल गांधी की शादी में थोड़े फोड़ेंगे। सीधी सी बात है, हम सशक्त हुए हैं, भारत मजबूत हुआ है। सरकारें किसी की भी हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, राष्ट्र की जो सरकारें हैं, रही हैं, अभी हैं और आगे भी रहेंगी, वो देश के लिए काम कर रही है, हमारे लिए अच्छी बात है। अब किसी से बहुत ज़्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वो आएगा वापस। लोकसभा में और राज्यसभा में तो कई बार इस पर चर्चा हुई, पास भी हो गया कि जो चीन ने जमीन हमारी अक्साई चीन क्या बोला जाता है उसको, अक्साई चीन जी, उसको हमको चाहिए, आज नहीं कल हम मांग रहे हैं तो लेके रहेंगे। जैसे अखंड भारत की बात लगातार कही जा रही है, और अखंड भारत के मामले में यही है कि आप जैसे इजराइल 5000 सालों तक कहता रहा और आखिर कब्जा किया, तो वैसे ही हमारे मन में भी है, अखंड भारत कहते रहेंगे तो वो हिस्सा जो चीन ने कब्जा कर लिया है, आज नहीं तो कल हमारे पास आएगा ही आएगा, ये मान करके चलते हैं। चलिए अब एक और राजनीतिक चर्चा कर ले। खड़गे की टीम 84 कांग्रेस की CWC में छत्तीसगढ़ से ताम्रध्वज और फूलो देवी। बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ चुनाव होना है और बड़े बहुमत से चुनाव जीते थे पिछली बार। इस बार थोड़ा सा ये माना जा रहा है कि सीटें कम होगी। उन्हीं की पार्टी के लोग कहा करते हैं, कांग्रेस के लोग ही कहा करते हैं। तो उम्मीद थी कि हो सकता है अभी खड़गे की टीम में कुछ 4-5 लोगों को अवसर मिले। कुछ लोगों पे तो उनका नाम भी आगे आने लगा था कि ये लोग शामिल होने वाले, लेकिन सिर्फ ताम्रध्वज और फूलो देवी को अवसर दिया गया। यानी कांग्रेस आला कमान ये मान करके चल रहा है तो भूपेश बघेल अकेले ही हमारी नैया को पार करवा देंगे। देखिए, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं मोदी समर्थक हूँ, भाजपा समर्थक भी हूँ, हालांकि किसी पार्टी में नहीं हूँ मैं जी। और आज से 5 साल पहले तो कांग्रेस नेगेटिव वोट में जीती थी, कांग्रेस नहीं जीती थी, भाजपा हारी थी। बिल्कुल स्पष्ट बात है। बिल्कुल। लेकिन आज जो स्थिति है जी, आज की स्थिति भी वैसी ही है, और आज कांग्रेस जीतेगी और भाजपा हारेगी। जो क्योंकि भले ही मोदी जी और वो अमित शाह या नड्डा जी, ये सब लोग जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे उसको जी। लेकिन जो जमीनी स्तर पे है, कोई नेता तो दिखता नहीं है, कोई आपस में सामंजस्य दिखता नहीं है, एकता नहीं दिखती है, कोई भी एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं दर्शा रहा है। और एक लीडर जैसे भूपेश बघेल थे उस समय, आज भी हैं, वैसा लीडर भी कोई नहीं दिख रहा है। तो भूपेश बघेल बिल्कुल खींच के ले जाएंगे। तरह की वो नई योजनाएं ला रहे हैं, और वो लोकप्रिय योजनाएं लाएंगे। सीधी सी बात है, अभी चुनाव का समय है, और हालांकि हम कितना भी उसको आलोचना करते रहे कि कर्जे में डुबो दिया, इसका कर दिया, उधर का पैसा उधर कर दिया, ये घोटाला है, ये सब है, वो अपनी जगह हैं, हो रहे हैं। लेकिन मेरे को तो अभी भी लगता है जो आज की स्थिति है, कांग्रेस की सरकार फिर आएगी और बघेल जी ले जाएंगे। हाँ, जन कल्याणकारी योजनाएं जो इनकी हैं वो लोगों तक पहुंची हैं, और पहुंची हैं ऐसा माना जा रहा है। नहीं पहुंची होगी तो नुकसान होगा, और पहुंची हैं तो सीधी सी बात है, जो आपने कहा कि जीतने के आसार ज़्यादा हैं कांग्रेस के। और वो 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार में रही, तो जो आपस में इन लोगों की कलह बढ़ी, एक दूसरे से ज़्यादा कमाने की या एक दूसरे को पदमुक्त करने की जो चाहत रही, उसकी वजह से उनका जो नुकसान हुआ, अब वो अभी भी वो 5 साल में संभले नहीं है। और अब कितना संभलेंगे? अब देखिए, मैं आपको साफ बात बताऊं, भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया था आखिरी 5 साल में जी। भाजपा के चरम पे था जी। अभी भी भ्रष्टाचार है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई साफ सुथरी धुली हुई सरकार है जी। लेकिन सामने कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, कोई सामने नहीं है जो कि लड़ाई को नेतृत्व दे सके जी। और सीधी सी बात है, जब सामने कोई नहीं होगा तो जो है वही आगे आएगा जी। तो अभी तो कल रायपुर में इनकी बड़ी रैली थी,
केजरीवाल जी की परसों परसों हाँ, जी जी। और उन्होंने भी 10 वादे किए हैं कि हम ये चीजें बढ़ा देंगे। ये बढ़ाने वाला जो क्रम है, राजस्थान में भी घोषणा कर दी गई कि हम इतने करोड़ लोगों को फ्री में राशन देंगे। और शिवराज सिंह भी वही बात कर रहे हैं कि हम प्यारी बहना एक कार्यक्रम ले आए हैं, वो 3,000 रुपए का कुछ दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। हाँ। इधर भी वही स्थिति हो रही है। आखिर ये जो मुफ्तखोरी लोगों में बढ़ाने की जो प्रवृत्ति घर कराई जा रही है, मतलब लोग मांग नहीं रहे, आप दे रहे हो कि हम आपको ये देना चाहते हैं, यानी आप उनके वोट का हरण करने के लिए, वोट छीनने के लिए पोस खोल दे रहे हो। तो अगर यही स्थिति रहेगी तो जो 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि 24 में हम फिर जीतेंगे और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे देश को, कैसे बनेगा? मैं देखिए बताऊं, एक बहुत बड़ी ये ट्रेजेडी हो गई है कि हम लोग सब जी धीरे धीरे मुफ्तखोरी के जाल में फंसते जा रहे हैं। जी पहले दिन से, जिस दिन से भूपेश बघेल जी ने ये बिजली का कितने 200 यूनिट या कितना फ्री किया है, मैं उस दिन से इसके विरुद्ध था। मेरे को फ्री बिजली नहीं चाहिए, मेरे को बिजली दीजिए 24 घंटे आप, जो कि नहीं दे पा रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये पिछले से पिछले पार्षद के चुनाव में, कोरबा की, मैं यहीं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ जी, हम लोग किसी एक प्रत्याशी के लिए वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं इसको, प्रचार कर रहे थे जी। और उसमें एक जगह पहुंचे, एक बस्ती में पहुंचे, तो वहाँ के युवा लड़के जो हैं 10-12 खड़े हो गए, बोले क्या देंगे आप? भाई कुछ नहीं, जब जीत जाएगा हमारा प्रत्याशी तब हम आपके यहाँ पे बहुत काम करेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं दे रहे। बोले फलाना जो है प्रत्याशी, वो तो ये बोल के गया ये देंगे, आप क्या दोगे इसके ऊपर? मतलब ये नहीं कि वो वही उतना ही बराबर कर दो। मैं हम लोग नहीं देंगे कुछ, और हार गया हमारा प्रत्याशी। और वो दूसरे वाले का पता चला कि जितना उसने बोला था, जो वो बोल रहा था, उससे ज्यादा दे दिया उसने। अब आपने 5 साल में एक दिन 1000, 2000, 5000 रुपए, 10,000 रुपए के लिए आपने छोड़ दिया। उसके बाद आप भ्रष्ट भी बोलेंगे उसको, उसके बाद आप ये बोलेंगे कि हाय इसने तो 10,000 दिया, हमको तो आशा थी। वो दूसरा वाला जो है 15,000 देने की बात बोल रहा। क्योंकि मुफ्त की कोई सीमा नहीं होती, और जब सीमा नहीं होती है तो एक समय आता है वो धड़ाम से गिरता है। क्योंकि मुफ्त जो है वो कहीं से मतलब वो अपनी जेब से नहीं देता, कहीं से तो आ रहा है ना। आपकी जेब से निकला, मेरी जेब से निकला, उसको मिल गया। अब मैं अपनी जेब से कितना दूंगा, आप अपनी जेब से कितना देंगे, उसकी तो एक सीमा है, लेकिन मिलने की, मुफ्त की सीमा नहीं है। और ये कोलैप्स होते जा रहे हैं। हिमाचल में पैसा नहीं था तनख्वाह देने के लिए, पंजाब में यही हाल है, दिल्ली में अभी तड़प रहे हैं लोग, बार बार बोल रहे हैं दिल्ली में, भैया हमको पानी दे दो तुम, हमको मुफ्त नहीं चाहिए, हमको बिजली दे दो तुम, हमको मुफ्त नहीं चाहिए। लेकिन सबकी, अब आप बस में आपने महिलाओं को वहां दिल्ली में मुफ्त किस लिए कर रहे हैं आप? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए देने की सब। हाँ, आप ये करिए कि बीपीएल कार्ड वाले हैं तो भैया उनको मुफ्त में होगा या आधे में देंगे, कुछ तो लीजिए। जो ही आपने एक बार मुफ्त किया, आप वापस नहीं कर सकते उसको। मतलब अगर ये बस में आपने मुफ्त कर दिया, अब अगली बार आप 10 रुपए नहीं लगा सकते उसमें। आप 15 रुपए, 20 रुपए रखिए, अगली बार उसको 18 कर दीजिए। नहीं, वो ठीक है, वो आपका कथन है कि बीपीएल को। मेरा तो कथन है कि उनको भी आप फ्री मत दीजिए, क्योंकि हमारे देश में आज के 35 साल 40 साल पहले, या जो 55-60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, अगर वो अपने घर का या अपने इर्द गिर्द का वातावरण देखें तो अधिकांश लोग गरीब थे। उस आज के हिसाब से बीपीएल ही थे। धीरे धीरे लोगों ने मेहनत करके अपने आप को उठाया। उन्होंने मुफ्तखोरी, हरामखोरी नहीं की, मेहनत करके पैसा बचाया और धीरे धीरे अपने आप को ऊपर किया। तो आप इनको खिला पिला के, मुफ्त में दे करके आप उनको अकर्मण्य बना रहे हो। वो अकर्मण्य बन रहे हैं, वो भारतीय भी नहीं रह जाएंगे, वो कहीं के नहीं रह जाएंगे, उनको जहां आराम का मिलेगा वहीं सरक लेंगे। तो ऐसे लोगों को आप पालने पोसने के लिए उनको पढ़ाइए, शिक्षा के क्षेत्र में आप उनको वो अग्रणी बने, उनको मुफ्त में आप शिक्षा दीजिए। लेकिन उनको आप दाल चावल गेहूं रोटी सब कुछ मुफ्त दे करके आप तो उनको कोढ़ी बना रहे हैं, कह लिया जाए, अपाहिज बना रहे हैं, किसी लायक नहीं रहते हैं। धीरे धीरे हो रहा है ये। देखिए आप कमलेश जी, इस मार्केट में निकल जाइए जी, हर बड़ी दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, काम करने वाले युवक युवती चाहिए जी। लेकिन क्यों नहीं मिल रहे उनको? भाई इतनी तो बेरोजगारी, रो रहे हैं ना लोग रोज, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि उनको खाना पीना मिल रहा है,
और मोबाइल का पैसा मिल रहा है कहीं से भी, खत्म, नहीं जरूरत है हमको। वो सारा दिन बैठ के कट 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 मोबाइल पे वो लगे हुए हैं। जी जी जी। तो ये या कोई दूसरे इसी तरह की चीजें, या चोरी कर रहे हैं, ये चोरी के काम कर रहे हैं। तमाम विषयों पे सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से संज्ञान लेता है। इस विषय पे भी लोग गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए कि भाई ये जो मुफ्त में देने की बातें चल रही हैं, घोषणा पत्र में जो सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं, इस पे रोक लगाई जाए। लेकिन उनने भी इनकार कर दिया कि भाई ये चुनाव आयोग का मामला है, वहाँ जा कर के दरख्वास्त की जाए। लेकिन बड़ी समस्या यही है कि आखिर जाए किसके पास? नेता जिन लोकतंत्र के पहरुए हैं, यही नेता संविधान बनाते हैं और इसी संविधान के आधार पर हमारी अदालतें चला करती हैं। तो जाए किसके पास, ये समझ में नहीं आता। हमारे आपके जैसे जो लोग हैं वो इस तरह की बातें कह करके अपना मनोरंजन कर लिया कर लेते, बुद्धिरंजन कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमने तो कहा, कोई सुने न सुने। अब ये केजरीवाल जी जो हैं 10 चीजों की गारंटी दे के आ गए हैं। मैं पानी, बिजली और दूसरा क्या था उसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं आगे। मतलब वो विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने 10 चीजें की गारंटी दे दी तो विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं आप। पानी और बिजली क्यों देंगे मुफ्त? आप पानी और बिजली समय पे और समुचित पहुंचाइए, पैसा लीजिए उसका। मुफ्त में पानी और बिजली मुफ्त में तो नहीं होता है, घर तक जो आता है मुफ्त में तो नहीं आता है। आप बस की सेवा दे रहे हैं मुफ्त में, क्यों दे रहे हैं भाई मुफ्त? आप उसका पैसा लीजिए। आप कोई भी एक चीज जो है उसका मुफ्त क्यों देंगे? आप पैसा लीजिए। साहब ये भी तो सोचना चाहिए इन लोगों को कि आप बिजली मुफ्त दे रहे हैं तो दिन में भी बिजली जल रही, क्योंकि उनको पैसा नहीं देना है। हाँ। पानी मुफ्त में दे रहे हैं, आप टोटी खुली हुई है, पानी बह रहा है, आप क्या दे रहे हो? प्रकृति का दोहन कर रहे हो और उसके बाद उसको वापस नहीं कर रहे हो। क्या होगा इस दुनिया का? बिल्कुल, ये भी विचार करने की जरूरत है। सिर्फ क्या है, संकुचित सोच है। मेरा 5 साल निकल जाए, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। जी खैर, ये तो हम लोग कहा करते हैं कि विदेशी भी आते हैं तो जाके यही कहते हैं कि भारत को भगवान चला रहे हैं। कई बार मन ये सारे राजनेताओं से जब थोड़ा सा मन खराब होता है ना कि सब मुफ्त ही बांट रहे हैं, तो मन थोड़ा खराब होता है। तो लगता है प्रभु ही रक्षा करे हमारे देश की। एक खबर है प्रभु से जुड़ी हुई, अयोध्या में जगह जगह लगेगी श्री राम की मूर्तियाँ। इन्हें बंगाल में आकार दिया जा रहा है, यहाँ की मूर्तियाँ अमेरिका, दुबई तक जा रही। आप उत्तर प्रदेश का कोई अखबार उठा के देख लो, कोई चैनल वहाँ से जो प्रसारित होते हैं उनको आप खोल लीजिए, आपको रोज़ अयोध्या की एक खबर मिलेगी और वहाँ का कुछ न कुछ दृश्य उसमें रहता है। तो देखने के बाद थोड़ा सुखद अनुभूति होती है कि चलो एक लंबे विवाद के बाद उसका सुखद पटाक्षेप हो गया है और जो चीज़ें वहाँ बन रही हैं, आसपास जो काम हो रहे हैं, वहाँ के लोगों के चेहरे पे जो खुशी दिखाई दे रही है, वो लगता है कि चलिए कम से कम उस इलाके में तो भगवान राम की कृपा हो रही है। और दूसरा विकास हो रहा है कमलेश जी, सबसे बड़ी बात यह है बनारस का विकास। बनारस को जो मैं तो नहीं गया हूँ, अयोध्या भी बहुत दिन से नहीं गया हूँ, लेकिन जो लोग वहाँ से घूम के आए हैं, और आप तो जाते रहते हैं, कि बताते हैं वो विश्वास ही नहीं होता कि ये वही बनारस है या ये वही अयोध्या है जो आज से 10 साल पहले थी या 15 साल पहले थी। तो विकास हो रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। देखिए भगवान राम मंदिर से नहीं है, ठीक है, बड़ी स्पष्ट बात है ये। राम जी मंदिर से नहीं है, मंदिर राम जी से है। ये बड़ी, मैं बहुत क्लियर बात बोल रहा हूँ, है ना। इसलिए मंदिर कहाँ बना, क्या बना, वो तो बिल्कुल हमारे लिए गर्व की बात बहुत अच्छी है, लेकिन साथ साथ उस जगह का विकास हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। जी जी निश्चित है। काशी विश्वनाथ की बात आपने कही तो वहाँ कहा जाता है कि जिस समय तोड़ा गया था तो बहुत लोग नाराज हुए थे, हालांकि पैसे खूब दिए गए थे उनको, मतलब जितनी उनकी सोच थी उससे ऊपर उनको पैसे दिए गए। दूसरी जगह जाकर के अगर उनके 2 कमरे टूटे हैं तो वहाँ जाकर के उन्होंने आलीशान हवेली बना ली, इतना पैसा उनको मिला। अब वो लोग भी वहाँ खुश हैं, लेकिन जिनका जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, बनारस ही नहीं उसके इर्द गिर्द जिलों के रहने वाले, वो लोग सब ये कहते हैं कि बनारस की तस्वीर जिस तरह से बदली है उसका लाभ उनको भी मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पर्यटक इतने आ रहे हैं, धार्मिक पर्यटक, कि वो जिस रास्ते से निकलते हैं, वाहनों से जा रहे हैं तो चौक चौराहे पे रुकेंगे, कहीं पान खा रहे हैं, कहीं वो चाय पी आलू गुंडा खा रहे हैं, कहीं समोसा खा रहे हैं, भाई वो तो साधारण आदमी को जा रहा है ना। काम वहाँ के जो पुजारी समाज के लोग हैं वो भी प्रसन्न है कि भाई यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ गई। टैक्सी वाले को, रिक्शा वाले को,
मोची को, धोबी को, सबको फायदा मिल मिलता जाता है। जी जी। तो वो कह सकते हैं कि ईश्वर की शरण में रहने का उनको लाभ, शरण क्या, शरण में तो सभी हैं लेकिन वहां रहने के कारण जो उनका धाम माना जाता है, तीर्थ माना जाता है, उसका लाभ उनको मिलता है। कोरबा की खबरों पर चर्चा करने से पहले खबर उस पर भी थोड़ा टिप्पणी आपकी ले लें। सबसे भ्रष्ट गृह मंत्रालय के अफसर, रेलवे और बैंक की भी ढेरों शिकायतें 3 महीने में किसमें है, ये किसमें आया है ये केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अच्छा। केंद्र सरकार के सभी विभागों और संगठनों में सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ऐसी कुल 1,15,203 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 85,437 शिकायतों का निपटान किया जा सका है, शेष शिकायतें लंबित हैं। ये एक साल की हैं क्या? ये एक वर्ष की हैं, मतलब 22 की होंगी, 2022 की जी, या अप्रैल से मार्च तक की होगी, 22-23 की। हाँ कुछ ऐसा दिया नहीं है जी, ये आगे पढ़ने पता लगेगा। मतलब कुल मिला के है कि सबसे भ्रष्ट गृह मंत्रालय के अफसर, जिसके ऊपर पूरी घर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होती है। गृह मंत्रालय, मेरे को लगता है इसमें पुलिस, वही, हाँ पुलिस होगा जी। और डेफिनेट बात है। देखिए, मैं ये बहुत बार आपके कार्यक्रम में भी बोल चुका हूँ, आज भी बोलता हूँ जी। आपने पुलिस को अनलिमिटेड शक्तियां दे रखी हैं जी, लेकिन उनसे आप काम भी गधे वाला, पीर बावर्ची भिष्टी खर जिसको बोलते हैं वो वाला लेते हैं। कहीं भी कुछ होता है सबसे पहले पुलिस वाले को जाना पड़ता है। लाश उठानी है तो पुलिस वाला जा रहा है, झगड़ा हो गया किन्हीं दो का तो पुलिस वाला जा रहा है, जाम लग गया तो पुलिस वाला जा रहा है, कहीं 5 दिन की सड़ी हुई लाश है उसको पुलिस वाला उठा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा अच्छा, या उसने किसी चोर को पकड़ भी लिया ईमानदारी से तो मैं पहुंच जाऊंगा वहां जाके, या कोई ताकतवर पहुंचेगा उसको छुड़ा के ले जाएगा, तो ये एकदम शक्तिहीन महसूस करता है। तो धीरे धीरे संवेदना मरनी शुरू हो जाती है वहां पे। जी, जी। और जब संवेदना मरती है तो भ्रष्टाचार आता है, उसी में भ्रष्टाचार आता है। अगर संवेदना होगी किसी भी व्यक्ति में, वो भ्रष्ट नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि उसको पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा गृह मंत्रालय का और पुलिस का अगर है तो यही कारण है। बाकी रेलवे और बैंक में मुख्य कारण क्या हो गया है कि सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं और हमारी सोच जो है नहीं बदल रही है। रेलवे की सर्विसेज बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बैंकिंग सुविधाएं बहुत ज़्यादा। पहले हम खाता लेके खड़े रहते थे लाइनों में और वो जो बाबू बैठता था या अफसर बैठता था उसकी मेहरबानी पे होता था सब कुछ। आज वो नहीं है। आज खट 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 4 बटन दबाए आपने तो आपका बहुत सारा काम आप घर बैठे ही कर लेते हैं। तो अब बैंक के जो अफसर हैं या बैंक के जो बाबू हैं उनकी ताकतें पहले वाली नहीं रही, तो वो भ्रष्टाचार से अपने को ताकतवर बनाते हैं, अब उसमें पैसा भी कमा लेते हैं। वही रेलवे का हाल है। तो ये बिल्कुल ठीक होगा, गलत नहीं है बिल्कुल भी। इसमें एक और विभाग जो है वो CPWD और PWD जी भी अगर जुड़ जाए, होंगी जरूर, होंगी उनकी भी होंगी, होंगे है, नीचे है उनका भी। ये ज्यादा इनको हाईलाइट कर दिया गया है। सड़क और भवन जो है वो उन्हीं के पास रहते हैं। और जो चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे वो राज्य सरकार के हों, जो उनकी भवनों की और सड़कों की हालत है पिछले 4 साल से तो हम झेल रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा बननी शुरू हुई हैं लेकिन वो साथ साथ टूटती भी जा रही हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोरबा की खबरों की जानकारी दे दें आपको। खनन प्रहरी ऐप के जरिए कोयले के अवैध उत्खनन पर लगेगी रोक। एक अखबार ने पहली खबर लगाई, सेटिंग से कहीं पट्टा वितरण पर न लग जाए चुनावी ग्रहण। SECL की जमीन पर काबिज लोगों को मिलना है पट्टा। सेक्स रैकेट की सूचना पर MP नगर में फिर छापा। घर में परिवार सोता रह गया, चोरों ने लाखों का माल कर दिया पार। जांच में जुटी पुलिस। स्कूली बच्चों को जंगल से कराया रूबरू। 3 दिवसीय हड़ताल में जिले के 800 प्लेसमेंट कर्मी होंगे शामिल। राज्य के 172 नगरीय निकायों के 25,000 से अधिक कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर। खुद की बनाई खाद से खेती कर रहे किसान, लागत पहले से 2,500 रुपये कम। ग्रामीणों को बचाने रेस्क्यू सेंटर में रखेंगे। जंगल में खेत इसलिए 250 एकड़ जमीन धान की फसल बर्बाद। हाथी के हमले से जुड़ी खबर। मकान सर्वे करने वालों की मतदाता लिस्ट पुनरीक्षण में ड्यूटी, सर्वे रुका। परंपरा 5 साल की उम्र में ही सांप पकड़ना सीख जाते हैं बच्चे। दहेज में 14 सांप दिए बिना नहीं होता विवाह। सौरा जनजाति से जुड़ी खबर। आज नागपंचमी है इसलिए इस खबर को छापा गया। हादसा टला, खड़ी बाइक से लपटे
उठती तेग बाल्टी में पानी लाकर बुझाई आग। और एक खबर हमारे साथियों ने अभी भेजी है थोड़ी देर पहले, उसको मैं आपको बताता हूँ। आइए, अब खोल रहा हूँ उसको तो फिर बताऊंगा आपको। एक खबर है, खनन प्रहरी ऐप के जरिए कोयले के अवैध उत्खनन पर लगेगी रोक। ये भी गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है। आप समझ गए होंगे। अब ऐप तो नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। ऐप दिखाएगा आपको, बताएगा, जो सूचना उसमें डाली जाएगी, लेकिन सूचना डालने वाला ही गृह मंत्रालय और सूचना पे कार्रवाई करने वाला अगर भ्रष्ट होगा तब क्या करोगे आप उसको? कुछ नहीं हुआ। ऐप चिल्लाएगा थोड़े हो। देखिए, हम ये आज बोलते हैं कि व्यापारी जो है वो चोर है। नहीं, व्यापारी चोर नहीं है जी। हर व्यापारी लाभ के लिए जाता है, कोई भी काम करता है लाभ के लिए करता है। तो अगर कोयला के अधिकारी और प्रशासन के लोग ईमानदार हो जाएं तो कोई भी चोरी नहीं, कोई ऐप की भी जरूरत नहीं है। जी जी। क्या खबर कुछ आप बता रहे थे? एक खबर हमारे साथियों ने भेजी है अभी, जिसमें वो पसान विजय वेस्ट भूमिगत कोयला खदान में कुछ दिन पहले हम आपको खबर दिखाए थे, और उसके बाद फिर बाद में 2-3 दिन बाद अखबारों में भी वो खबर आई। वहाँ खदान के अंडरग्राउंड माइंस है, उसके ऊपरी हिस्से में दरार कई जगह आ गई है। जहाँ ओपन माइंस है वहाँ भी दरारें देखी गई है, जांच हुई है उसकी, और जांच के बाद वहाँ लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है और ये कहा है ग्रामीणों ने कि अगर इस तरह की हरकत होती रही, 5 फीट से अधिक जमीन नीचे धंस गई है और कुछ दिखा है वहाँ पे, उसको लेकर के ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित है और आज उन्होंने आंदोलन करने का मन बना लिया है। और ऊर्जाधानी संगठन है कोई, उनने जा कर के वहाँ शिकायत की थी और भेंट मुलाकात की है। कुल मिलाकर खदान से जुड़ी हुई खबर है कि हम इस युग में जब हमारे पास सुरक्षा के इतने साधन हो गए, हम लोग पहले कोई एक पिक्चर आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन वगैरह थे, पुराने जब लोग प्राइवेट में हुआ करता था, खदानों का काम प्राइवेट हाथों में था, तो उस समय लोग मर जाते थे, उनको वहीं दफन कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। आज वो स्थिति नहीं है। धीरे धीरे सुरक्षा काफ़ी अच्छी हो गई है। अब बहुत कम सुनने को मिलता है, हमारे यहाँ ज़्यादा तो चाइना में सुनने को मिलता है कि वहाँ मारे गए लोग। लेकिन अभी जब ये इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो फिर ध्यान वहीं जाके केंद्रित होता है कि प्रबंधन में बैठे हुए लोग क्या अंग्रेजों की उस नीति का अनुसरण अभी भी कर रहे हैं कि यहाँ से दोहन करके हमको चले जाना है, या जब तक हम 2 साल 3 साल 4 साल यहाँ पदस्थ हैं, मेरे रहते तक तो मैं खाली दोहन करूँ, अपना रिकॉर्ड बढ़िया बना लूँ और उसके बाद चला जाऊँ, जो आएगा उसके बाद वो झेलेगा। इन लोगों की लापरवाही की वजह से ही इस तरह की घटनाएं होती हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें 100% जी कोयला के SCCL के अधिकारी जिम्मेदार हैं, 100%। और जो अगर थोड़ा बहुत बचता है तो वो प्रशासन जिम्मेदार है। गांव जिसके घर टूट रहा है, जिसके जमीन धंस रही है, उसको मौत दिखती है हर समय। ये चीज समझनी पड़ेगी इस बात को, क्योंकि कोई भी वहां रहता नहीं है वो अधिकारी, न प्रशासन का कोई आदमी वहां रहता है। जिसका घर है, जिसकी जमीन धंस रही है, जिसके बच्चे खेलते हैं वहां पे, जिसका जानवर वहां चल रहे हैं, जानवर भी तो परिवार का सदस्य है। किसान के लिए जानवर भी परिवार का सदस्य है जी। वो बाहर नहीं है कहीं पे, उससे उसका जानवर अगर वहां चल रहा है, उसके बच्चे खेल रहे हैं, खुद जा रहा आ रहा है, और वो जमीन धंस रही है अगर, तो उसकी क्या गुजरती होगी। तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो। और ऐसे अधिकारियों को और ऐसे प्रशासन के अधिकारियों के विरुद्ध तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, हटा के अच्छे आदमियों को लाइए वहां पे। इसी तरह मैं देखिए एक बात और बोलता हूं, पहले भी मैंने बोला है, हाथी जो है आदमी को मार रहा है तो हम 1 लाख 2 लाख रुपया, पता नहीं कितना है, 4 लाख है शायद, वो दे के उसको खत्म कर देंगे। फसल उसकी खराब कर दी, हम उसको फसल का पैसा दे। लेकिन हाथी के विरुद्ध क्या करें? अगर हाथी को मार देता है कोई तो आप उसको हत्या का मुकदमा करते हैं। मैं एग्री नहीं करता इससे। अगर कोई हाथी किसी आदमी को मारता है, या तो उसको तुरंत बंदी बनाइए और कहीं जंजीरों में बांध के रखिए, या मार दीजिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, गणेश जी नहीं है वो। जो हाथी किसी आदमी को मार रहा है वो गणेश जी नहीं है। हाँ, विघ्नहर्ता नहीं, विघ्नदाता है। हाँ, जैसे कोई शेर मारता है, शेर तो दुर्गा माता का वाहन है, वो अगर किसी को मारता है, हम उसको नहीं मारते क्या? गोली से उड़ा देते हैं ना, आदमखोर बोल के। तो हाथी को क्यों नहीं मारते आप?
आप हाथी को भी मारिए, नहीं मार सकते हैं तो उसको अरेस्ट करके और बंद करके किसी या तो चिड़ियाघर में रखिए या कोई जगह बनाइए, जिसने भी एक हाथी ने भी मारा हो उसको चिन्हित करके उसको हटाइए वहां से। क्या वो गांव वालों की कोई जीवन की कोई कीमत नहीं है क्या? उसी तरह ये भी है कि आपका धसरी उसकी धसरी है ना यार, अपनी नौकरी बढ़िया से चल रही है, अपना कोयला जो है इतना निकालना है वो मैं निकाल के दे रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल, इसमें तुरंत एक्शन होना चाहिए और बहुत कड़ा एक्शन होना चाहिए। सही बात है सर। जिन लोगों ने अपनी खानदानी जमीन, पुरखों द्वारा दी गई जमीन को राष्ट्रहित में विवश होकर के ही आखिर दे दिया ना आपको, अब दे दिया, और उसका जो कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा बचा हुआ है उसको भी आप अगर बर्बाद करने पे तुले होंगे तो क्या करेंगे? यहाँ भू विस्थापितों की लड़ाई चली रही है, अभी अब मानिकपुर का विस्तार कर रहे हैं। आपने आज के 40 साल 50 साल पहले जिनकी ज़मीन एक्वायर की थी, अब वो वहीं पे काफ़ी ज़मीन तो उनकी चली गई, जो थोड़ी बहुत बची हुई तो उसमें अभी भी रह रहे हैं। अब धीरे धीरे खदान उनके दरवाजे तक आ गई है। आप कुसमंदा में देख लीजिए, बिल्कुल खदान दरवाजे पे आ गई है। मैं बीच में उस पर रिपोर्टिंग भी किया था, दिखाया भी था, लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम मैंने किया था। बिल्कुल 2 फीट आगे, कम से कम 500 मीटर गड्ढा, अगर गिर जाए आदमी तो लाश खोजना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल गांव के पास तक पहुंच गया। यही मानिकपुर में दशा है, यही आप दूसरे इलाके में भी जाके देख लीजिए। भू विस्थापित लगातार इनसे कह रहे हैं कि सर हमारे साथ न्याय करिए, पारिवारिक विवाद में कहीं किसी का मुआवजा अटक गया है तो नौकरी अटक गई है, उसको उसका निराकरण ही नहीं होने देते। वो इतना उलझा देते हैं, परिवार आपस में सुलटा के आओ तुम। और स्थिति ये हो जाती है कि ना तो उनको पैसा मिलता है, ना उनको नौकरी मिलती है, और उनकी जमीन भी चली जाती है। तो आखिर वो बागी नहीं हो, लठ लेकर के नहीं आपके सिर पे सवार हो तो क्या करें? उनके पास कोई जरिया ही नहीं है, रोजी रोटी कैसे चलाएं? तो ये जो सवाल उठता है कि अधिकारी सिर्फ अपना समय पास करने के लिए आते हैं, तो फिर प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। बिल्कुल, तुरंत होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जहां पे जमीन, देखिए जमीन धंसने को शायद ना रोक पाए, मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन जहां जमीन धंसी है वहां तुरंत क्या एक्शन लिया गया? क्या उसके बदले कुछ आपने किया? क्या उसको आपने घेराबंदी करी? क्या आपने लोगों को रोका? ये सब वो चीज ज्यादा जरूरी है देखना। जी जी जी। अब वो खैर वो भी जमाना गया जब पहले ब्लास्टिंग होती थी। हम लोग जब कोरबा में 80-81 में ब्लास्टिंग होती थी और पत्थर के टुकड़े उड़ के आके शहर में और पूरा शहर हिल जाता था। और कहीं जो दूर जाते थे छत्तीसगढ़ से बाहर तो लोग बोलते थे, बुढ़ऊ लोग मिलते थे तो बोलते थे हम वो 42 में भूकंप आया था तो हम लोग डर गए थे, थाली ऐसे कपने लगी तो हम लोग बोलते थे भैया हमारे यहाँ तो थाली गिर जाती है, रोज कांपती है। आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन जितना सुधार हुआ है इसमें ये भी तो सुधार की गुंजाइश है और होगा। ये लापरवाही के कारण ही इस तरह से अब कहीं जमीन धसकेगी या दीवारें फटेंगी। अब सुरक्षित हो गई है बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई इस मामले में भी, और वहाँ जो लापरवाही होती है उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। तो अगर वो लठ लेकर निकलते हैं तो फिर गलत नहीं करते। आपने जैसे हाथी के बारे में कहा ना, मैं इन लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप लोग, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो आप महात्मा गांधी बन के अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा है सही ना, तो सुभाष बाबू बनने में कोई एतराज भी मत करिए, बिल्कुल निकलिए बाहर। होगा जो होगा, रोज रोज मरने से अच्छा एक दिन साला होगा जो हो जाएगा। बिल्कुल सही भाव बात, मन में तो आता है और आना भी चाहिए। हमारा बागी स्वभाव खाली गीता के उपदेश से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमको प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ेगी। आज नाग पंचमी है और कई जगह कुश्ती होती है इस दिन। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग संस्कृति है। कहीं गुड़िया मान करके बच्चे उसको बच्चियां ले जाती हैं, तालाब में डालती हैं और बच्चे उसको पीटते हैं, फिर उनको प्रसाद मिलता है। कहीं अखाड़ा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब होता है। नाग की पूजा का आज बड़ा महत्व होता है आज के दिन, क्योंकि नवरात्र सावन का समय चल रहा है, इसी समय नाग पूजा होती है। भगवान शंकर के गले में लिपटे रहने वाले नागदेव को आज हम सब पूजते हैं। एक बात है ना, एक खबर, 5 साल की उम्र में ही सांप पकड़ना सीख जाते हैं बच्चे। दहेज में 14 सांप दिए बिना नहीं होता विवाह। उनके यहाँ मानता है कि उनको दहेज में सांप ही मिलता है, क्योंकि सांप ही उनके जीवन का आधार होता है। तो जब आते हैं, आज भी देखिएगा आप, आपके इर्द गिर्द आप जब निकलेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेंगे कि सांप को दूध पिलाना है तो कुछ दे दीजिए, आपका पुण्य का काम हो जाएगा और इधर सांप का काम भी हो जाएगा। लेकिन कहा तो ये जाता है कि नाग को अगर आप सांप दूध पिलाएंगे तो उसके लिए जहर होता है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ
कि खिलाया ये नहीं जाता, सिर्फ समर्पित किया हाँ, जाता है समर्पित। और ये भी अब धीरे धीरे बेचारे खत्म होते जा रहे हैं। उसको। हाँ, क्योंकि पहले तो हमको याद है बचपन में छोटे होते थे तो हर हफ्ते एक आध सपेरा आ जाता था, बीन बीन बजाता था, सांप निकाल के दिखाता था, आटा देते थे हम लोग, पैसा नहीं देते थे। हाँ, भालू बंदर भी लेके आते हैं साहब। जी जी जी। आटा देते थे। अब तो वो खत्म ही हो गया। मेरे को तो सालों से कहीं सपेरा दिखाई नहीं है यहाँ पे। कोई वो गोल टोकरी ले लेके कोई तो दिखा नहीं दिखते हैं कभी कभी। अच्छा, हो सकता सौरा है आप जाति लोग के लोग ज्यादा आते घूमते हैं हैं, आप और लोग वो आज कहीं ना कहीं वो बीन बजाते हुए जरूर मिल आज की जाएंगे। बात छोड़ दीजिए, मैं साधारण बात कर रहा हाँ, हूँ। साधारण आप लोग घूमते रहते थे, आपको दिखता गाँव होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में अब हाँ, तो मतलब ये भी परंपरा और ये भी जो बेचारे हैं ये भी खत्म ही होते जा रहे जी हैं। जी जी। अब वो कितना दिन तक वो भी चलाएंगे। अब इसमें एक ये भी है, एक बात और आपको नागों के बारे में जानकारी। जो बीन बजाया जाता है, लोग बोलते हैं बीन सुनता है और उसके बाद वो देखता है, देख करके वो इसको चक्षुश्रवा कहा जाता है, आंखों से सुनता है, इसके कान नहीं होते हैं। जो इसके बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले लोग हैं वही जानते, नहीं तो आम आदमी यही जानता है कि नहीं ये कान होते हैं इसके, इसलिए कि बीन सुनता है, वो धमक सुनता है, उसके कंपन जो होता है उससे वो अनुभव करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब सांप आपके सामने पड़ जाए तो आप खामोश होकर के थोड़ी देर सांस रोक करके खड़े हो जाइए। जहाँ तक रोके नहीं पता लगा मर जाए, सांस थोड़ी देर जितनी तक रोक सके रोकें। सांप अपने आप रास्ता बदले, उसको एहसास नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ हैं। वो देखता नहीं आपको। आप जब चलेंगे, पाँव उठाएंगे, सरसराहट होगी, ज़मीन पर रखेंगे, धमक आएगी, उससे वो एहसास कर लेता कि कहाँ पे हैं। तो उससे बचने का एक उपाय ये लोग बचाया करते हैं। और सौरा जात की बात मैं करूँगा कि इस तरह के जो लोग हैं आज भी इस पर बहुत सारी समाज सेवी संगठन बहुत काम भी कर रहे हैं। जो जंगली क्षेत्र हैं वहाँ पे अभी भी, या शहरी क्षेत्र में भी जा कर के कहीं भी खाली जगह देखना, वहाँ पे एक अपना आशियाना बना लेना टेंट का और उसी में रहना। उनके पास, कई लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होता, उनको बीपीएल का कोई लाभ नहीं मिलता, उनके बच्चे शिक्षा से कोसों दूर है, क्योंकि आज यहाँ कल वहाँ कहाँ पढ़ेंगे। तो इस पर भी सरकारें तो ध्यान दे रही हैं। हमें आपको भी मनुष्य होने के नाते जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ऐसे लोग मिले तो उनको कुछ तो शिक्षित करें, समझाएं। पढ़ा नहीं सकते तो समझाएं कि आपको कानूनी अधिकार प्राप्त कानूनी अधिकार ये प्राप्त हो सकता है, ये भी बताएं। तो मुझे लगता है कि इनका बड़ा भला होगा। जी जी, समय के साथ तो बदल रहा है जी, और धीरे धीरे ये लोग अपना ये व्यवसाय भी छोड़ते जा रहे हैं। जी, चलते चलते खबर आपको बता दें, निर्मला स्कूल है जहाँ हम बैठे आपसे बात कर रहे हैं, इसी से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर नया उन्होंने जो भवन बनाया है, वहाँ परीक्षा होनी थी और 25 से अधिक बच्चों को स्कूल से बाहर इसलिए कर दिया गया कि उनकी फीस नहीं जमा हुई थी। अब जिस संस्था को लोक हित में, गरीबों के कल्याण के लिए, शिक्षा में वृद्धि करने के लिए, शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए जिसका गठन हुआ हो, बड़ा गर्व के साथ कहते हो कि अरे हम ये चला रहे हैं, उस स्कूल में बच्चों को सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया जाना कि फीस नहीं दिए परीक्षा के समय। शर्मनाक बात है। क्या कहा है? और ये जो जमीन इनको दी गई है, ये मुफ्त में दी गई है कि ये खरीदी है इन्होंने? ये भी थोड़ा चेक करवाइए आप, पता करना पड़ेगा। ये चेक करवाइए इसको। ये शर्मनाक बात है जी। और हम लोगों के लिए भी शर्मनाक बात है कि हम लोगों के रहते हुए कोई बच्चा फीस ना दे पाए। मेरे को तो शर्म ला रही है। मैं जाऊंगा, जरूर पता करूंगा। कुछ क्या कर सकता हूँ मेरे को नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी संवेदनशीलता रहनी चाहिए। हालांकि जो प्रबंधन है वो अपनी तरफ से जब दलील देता है, कहता है कि भाई हम सबके साथ अगर ऐसे ही छूट कर देंगे तो हम चलाएंगे कैसे इसको। कोई भी सरस्वती शिशु मंदिर भी ऐसे ही लोगों की मदद से चला करता है, लेकिन वहाँ कम सुनने को मिलता है कि बच्चों को इस तरह से बेदखल कर दिया गया परीक्षा से, या उनको प्रार्थना हुई और उसके बाद उनका कान पकड़ के उनको बाहर कर दिया गया बच्चों के सामने बेइज्जत करके। ये चीज़ें वहाँ कम सुनने को मिलती हैं। यहाँ भी जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, इस पर प्रशासन को ध्यान देना होगा। चलिए हेडलाइंस को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए समय निकाले इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।